क्या चीजें हैं. Remember that now the whole session is going to be recorded, and in this session we are going to talk about especially Elizabethan age. Already I have gone, but again I would like to tell you when I talk about Elizabethan age, especially William Shakespeare. Then remember that कि विलियम शेक्सपियर का कुछ जो उनका प्लेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हम बात करेंगे. वहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या चीजें. when I am going to take this particular writer विलियम शेक्सपियर, तो ऑलरेडी विलियम शेक्सपियर आपको एक राइटर के रूप में ही इज इन आवर सिलेबस, वो तो हमें स्टडी करना है. लेकिन उसके अलावा यू विल कम टू नो कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, कुछ और भी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए. वे कौन कौन सी चीजें हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर, तो जो उनका ड्रामा का कैरेक्टरिस्टिक रहा है, वेदर दैट इज अबाउट ट्रेजेडी और कॉमेडी, हमें उस पॉइंट पर भी जाना पड़ेगा. तो व्हेन वी टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नॉट एज एन ऑथर, but from the perspective of history of English literature, so that lecture I have delivered, means when I have taken class, तो वो लेक्चर मैंने डिलीवर किया है. दैट वीडियो इज आल्सो अवेलेबल. आई विल शेयर दैट वीडियो. इवन you will come to know the basic characteristics of Shakespearean tragedies and comedy. But except it, I would like to tell you again, I'm going to tell you कि what the characteristics we find especially शेक्सपियर का प्लेस को लेकर के. और जब हम शेक्सपियर के प्लेस को लेकर के बात करेंगे तो केवल उन्हीं के प्लेस को लेकर के नहीं, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेक्सपियर का जितना भी प्लेस है एक एक नजर में, और पूरा ओरिजिन ऑफ ड्रामा की हम बात करें. क्योंकि बिफोर मीन्स बिफोर शेक्सपियर, या if in this lecture I'm going to take Shakespeare, it's very important that I have to go with the origin of the drama. When I talk about the origin of drama, let me know one thing. Yeah, I want to tell you one thing कि when we talk about drama, तो ड्रामा में क्या क्या चीजें होती है, या ड्रामा में हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. सबसे पहला चीज की जो ड्रामा है, ड्रामा इज व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ literature. Yeah, it's a type of literary form or genre in which you find what, in which you find some बेसिक एलिमेंट, जिसमें हम कुछ बेसिक एलिमेंट पाते हैं. तो जब भी हम ड्रामा की बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक तरह का लिटरेरी जानरा है, या एक तरह एक वन टाइप ऑफ प्ले है जिसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स है. एंड व्हाट आर दोज बेसिक एलिमेंट. सबसे पहला एलिमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट ड्रामा, ड्रामा की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ड्रामा में एक्शन होता है. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, मीन्स यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश या बाइलिंगुअल, आई एम टेलिंग यू कि ड्रामा क्या है. इट्स अ टाइप ऑफ प्ले, या एक तरह का प्ले होता है, या इट्स अ टाइप ऑफ लिटरेरी फॉर्म और लिटरेरी जानरा इन विच यू फाइंड व्हाट, जिसमें कि आप कुछ एलिमेंट्स को पाते हैं. एंड व्हाट आर दोज एलिमेंट. सबसे पहला जो एलिमेंट है वो होता है एक्शन. किसी भी ड्रामा में अगर एक्शन नहीं है तो वह ड्रामा नहीं है. तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, एक जो बेसिक पॉइंट होता है, वह क्या है, एक्शन. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस एक्शन को, एक्शन का सीधा मतलब है कि एक्शन का मतलब परफॉर्मेंस, उस आपको करके दिखाना है, उस एक्शन को परफॉर्म किया जाए. और जब एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, जब उसको करके दिखाया जाता है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए यू नीड व्हाट, यू नीड सम सुटेबल प्लेस. एंड दैट सुटेबल प्लेस वेयर actors come in the form of men and women and play their role. That particular platform is known stage. तो ड्रामा का जो पहला एलिमेंट जो मैंने बताया वो एक्शन है. और दूसरे एलिमेंट पे हम बात करें उसका क्या नाम है, स्टेज, STAGE. जब आप स्टेज की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए स्टेज इज व्हाट, स्टेज इज अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस है वेयर characters in the form of men and women, they come, they play their role, whatever the role they have been assigned, whatever the role have been given, they come and play their role. वे अपने रोल को प्ले करते हैं. तो एक्शन नंबर वन, स्टेज दूसरा पॉइंट. अगर याद होगा जब मैं लिटरेरी टर्म पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने स्टेज को डिफाइन किया था. तीसरा एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर्स है. व्हेन यू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, देन सर्टेनली एंड श्योरली जो कैरेक्टर्स हैं वे क्या है, मेन एंड वुमेन, या कोई भी और कैरेक्टर सुपर नेचुरल भी हो सकता है. स्पेशली इन द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, स्पेशली इन ट्रेजेडी, वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ सुपर नेचुरल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द विचेस, घोस्ट, और कॉमेडीज में फेरीज के रूप में.
तो जो कैरेक्टर्स हैं ऐसा नहीं कि वे केवल मेन है, वे केवल वुमेन है और नहीं है। मेन और वुमेन के अलावा सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि जब स्टेज का डेकोरेशन होता है तो स्टेज के डेकोरेशन के लिए यू फाइंड कि जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एज टेक्नोलॉजीज केम इन आवर हैंड, we find the use of those technologies in every field of लाइफ। पहले जो स्टेज रहा था ट्रेडिशनल था, एक जगह ऐसे ही बना दिया गया। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था जिसको प्रोजीनियम आर्च कहा जाता था, द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्टेज, जहाँ पे पर्दा गिराया जाता था, पर्दा उठाया जाता था, एक सीन खत्म हुई तो पर्दा क्या होता था, गिरा दिया जाता था। फॉलिंग कर्टेन इज द सिंबल ऑफ द कंप्लीटिंग ऑफ दैट सीन। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर सीन देन द कर्टेन हैज बीन रेज्ड, इसको उठा लिया गया। तो ये जो पॉइंट है, ये चीज हमें समझना है कि स्टेज एक अपने में एक ऐसा जगह है जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करना है। बट विद द इन इन कमिंग डेज जो स्टेज है उसमें कैसे लाइट का यूज किया गया। अगर आपको सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को की एंट्री दिखानी है या उसकी सिचुएशन को दिखाना है, देन रिमेम्बर दैट यू विल कम टू नो। वैसे थंडरिंग, लाइटिंग, जो चीजें मैकबेथ में रहा है, तो कुछ अगर ट्रेजिक एलिमेंट या ट्रेजिक एक्शन दिखाना है तो वैसे हमें अपने स्टेज को या वैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो म्यूजिक के माध्यम से हो, चाहे वो लाइटिंग के माध्यम से हो। Whatever the thing you use, that is another thing, but you will come to know कि ultimately we use that thing. So remember that when I talk about with you this particular element का कि स्टेज है, तो उस स्टेज में कई चीजें, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि कैरेक्टर का, कि कैरेक्टर दे कम, दे प्ले देयर रोल वेयर दे कम एंड दे प्ले देयर रोल ऑन स्टेज। कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मेन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, सुपर नेचुरल हो सकते हैं। अगर आप केवल शेक्सपियर के मैकबेथ को ले लीजिए तो जो उसकी एंट्री होती है, थ्री विशेष सुपर नेचुरल कैरेक्टर, फिर उसके बाद वुंडेड सर्जेंट का दिखाया जाना, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जब जो है किंग जो आपका डंकन है, उनकी मौत से पहले आकाश में कैसे कुछ वल्चर्स या हॉक वगैरह कैसे दे हावर मेक मीन्स दे फ्लाई इन अ सर्कल। तो इस तरह का एलिमेंट होता है या कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो कैरेक्टर्स वी कांट से कि केवल एक ही होता है, नो नॉट, कैरेक्टर्स कई होते हैं और अपने अपने ढंग से उन कैरेक्टर्स को हम फील करते हैं या पाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आफ्टर कैरेक्टर यू यूज वर्ड की जो फोर्थ एलिमेंट है वो है आपका डायलॉग। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज डायलॉग, देन डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। डायलॉग का मतलब यही होता है कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। इफ आई से नो दिस इज डायलॉग, दैट इज डायलॉग, तो वो चीजें हैं कि डायलॉग आप अपने ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यू विल कम टू नो कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। क्योंकि जब भी ड्रामा आप पढ़ते हैं इसमें देखते हैं कि इफ एनी कैरेक्टर स्पीक्स, तो उसको कोई ना कोई दूसरा कैरेक्टर जवाब देगा, वो कहीं ना कहीं स्पीक करेगा। और कभी कभार जो कुछ डायलॉग होते हैं वे शालीलिपि के रूप में भी आते हैं, डायलॉग असाइड के रूप में भी आते हैं। ये असाइड और शालीलिपि ये टेक्निक्स है, या आप कह सकते हैं कि डिवाइसेस, वे डिवाइसेस हैं। हम और कुछ डायलॉग को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहीं पर इसे भी यूज कर देता हूँ कि जब हम शालीलिपि यूज करते हैं, जब हम असाइड यूज करते हैं, तो शालीलिपि वो डायलॉग होता है जिसमें स्पीकर अकेले स्टेज पर होगा और वहां कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा। इट मीन्स दैट इज शालीलिपि दोज डायलॉग्स which are spoken on stage when only the speaker is present in the absence of other character, और दूसरे कैरेक्टर अनुपस्थित होंगे। मेरे शब्दों को ध्यान में रखिएगा कि स्वरलिपि उस डायलॉग को कहा जाता है जो स्पीकर अकेले स्टेज पर बोलता है, उस समय किसी और कैरेक्टर की मौजूदगी नहीं होती है। देन दैट इज व्हाट, देन दैट इज आपका स्वरलिपि। असाइड उस डायलॉग को कहा जाता है, ए एस आई डी, ए पूछा जा चुका है, दोनों चीजें पूछी जा चुकी है, शालीलिपि क्या है, असाइड क्या। असाइड उस डायलॉग को कहा जाता है जो कि कैरेक्टर के द्वारा, किसी कैरेक्टर के द्वारा बोला जाएगा, लेकिन उस समय स्टेज पर कुछ और कैरेक्टर होंगे, लेकिन जो बोलने वाला है, जो स्टेज पर और कैरेक्टर मौजूद है, उनके बीच में एक डिस्टेंस हो। और साइड, और साइड का मतलब थोड़ा बगल में जाए, थोड़ी दूरी बना करके। दूरी किससे बनाई जाएगी, स्पेक्टेटर्स से नहीं बनाई जाएगी।
दूरी उससे बनाई जाती है, यू विल कम टू नो कि द स्पीकर हु स्पीक्स सच अ डायलॉग व्हिच अल्टीमेटली वी एड्रेस कि दिस इज अ साइड, it means that that speaker speaks and you will come to know that there are some other characters on the stage, but speaker makes distance or keeps distance with the मीन दोज कैरेक्टर हुआ प्रेजेंट ऑन स्टेज, तो उसको असाइड कहा जाएगा। और शेक्सपियर का जो भी प्ले असाइड, जो भी डायलॉग असाइड रहा है उसके आगे ब्रेकेट में लिखा रहता है असाइड, ताकि टेक्निकली रिटन में आपको समझ में आ जाए। परफॉर्मेंस में तो दूरी बना लेगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रिटन में आपको कैसे पता चलेगा कि ये असाइड है। तो असाइड उस डायलॉग को, जो भी डायलॉग असाइड है या बोला जा रहा है वहां पे वो लिख दिया जाता है ब्रेकेट में असाइड, ASID। तो यू हैव टू गो विद दिस थिंग कि मैंने आपको जब डायलॉग बताया तो डायलॉग में मैंने आपको सॉलिडिटी भी बताया, मैंने आपको असाइड भी। आफ्टर टेकिंग सॉलिडिटी, आफ्टर टेकिंग डायलॉग, आफ्टर टेकिंग असाइड, नाउ रिमेंबर दैट कि जब भी सॉलिडिटी बोला गया है तो ये जो सॉलिडिटी है एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट शो करता है। ये व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग एट इनर लेवल, वो अंदर से क्या सोच रहा है, इसकी अपनी क्या प्रॉब्लम्स है, इसके अपने सामने क्या दुश्वारियां हैं, इस चीज को जो है उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है या प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज अ साइड। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो एक बहुत हाईली सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि क्या डायलॉग को बोल दिया गया, कैरेक्टर्स आ गए, क्या इसी से स्टोरी बढ़ेगी? नहीं। जब भी डायलॉग बोला जाएगा और कैरेक्टर्स वहां पे मौजूद होंगे तो वो जो इवेंट होगा, कोई ना कोई इवेंट होगा, वह इवेंट किस रूप में आता है? कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। इवेंट इन द सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि जब कोई कैरेक्टर किसी चीज को बोलेगा तो वो पार्टिकुलर चीजें क्या होगी, वो पार्टिकुलर चीजें यू विल कम टू नो दिस, इट कवर्स द टू थिंग्स कि डायलॉग्स व्हिच हैव बीन स्पोकन बाय अ कैरेक्टर, वह डायलॉग किसके फेवर में हो सकता है? गुड के फेवर में हो सकता है, लेकिन गुड के अगेंस्ट में कोई इविल डायलॉग भी, मतलब कोई नेगेटिव थॉट भी होगा। तो जब गुड और इविल दोनों डायलॉग एक साथ बोले जाएंगे, एक कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर जगह होंगे, तो उसमें जो है क्या होगा, उसमें देयर इज अ चांस या देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आपका देयर इज अ चांस और पॉसिबिलिटी टू बी कोलाइडेड, आपस में वे कोलाइड हो सकते हैं, टकरा सकते हैं, देयर इज अ चांस ऑफ क्लैशिंग, क्लैशिंग का चांस हो सकता है। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with these two things, जब आप इन दोनों चीजों को कवर करते हैं या इन दोनों चीजों को लेते हैं, तो रिमेम्बर दैट कि डायलॉग अनडाउटली सिग्निफिकेंट है। डायलॉग जब बोला जाता है तो सानिध्य और असाइड के रूप में भी वो कभी कभार आते हैं, लेकिन यही डायलॉग जब दोनों पार्टियां के जो लोग हैं, गुड पार्टी बैड पार्टी, ये दोनों लोग जब स्टेज पर होंगे, व्हेन दे स्पीक देयर इज अ चांस ऑफ क्लैश के होने का। जब यह क्लैश होता है, यह क्लैश किसके रूप में नजर आता है? कॉन्फ्लिक्ट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है ड्रामा का, वह क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी। मैंने आपको सबसे पहले एक्शन बताया, वह एक्शन ट्रेजिक भी हो सकता है, कॉमिक भी हो सकता है। ट्रेजिडी में ट्रेजिक एक्शन, कॉमेडी में कॉमिक एक्शन, लेकिन समटाइम्स वी फाइंड द यूज ऑफ बोथ एक्शन इन ट्रेजिडीज एंड कॉमेडी। खासकर शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में तो दोनों तरह के एक्शन यूज किए गए हैं, ट्रेजिक एक्शन भी और कॉमिक एक्शन भी। एक्शन के बाद आप ये देखते हैं, मैंने बताया आपको स्टेज को लेकर के उस एक्शन को कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, और कहीं पे जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एक्शन, व्हाट वी कॉल दैट एक्शन, यू कैन से कि उसको, उस एक्शन को जहाँ परफॉर्म किया जाता है स्टेज, तो स्टेज का एक अपना हिस्ट्री रहा। जब शुरू में ड्रामा आया रहा होगा तब स्टेज का तरीका अलग रहा होगा, आज के समय टेक्नोलॉजी के यूज में वो स्टेज का सिचुएशन बदल जाती है। पहले गांव में एक नौटंकी होती थी, वहां पे लोग ऐसे ही बना देते थे, दर्शक जमीन पर भी बैठ गए हैं। लेकिन अब तो आइनॉक्स थिएटर की जब आप बात करते हैं तो वो जो थिएटर का कॉन्सेप्ट है, वहां का जो स्टेज है, वहां का जो आज 3D के से आगे हम 4D से 7D वर्ड द डी वी फाइव, तो ये सिचुएशन आप देखते हैं कि हाउ द चेंजेस केम इन आवर लाइफ। उसके अलावा यू आल्सो फाइंड कि सम अदर थिंग्स वी फाइंड दैट कि उसके अलावा कैरेक्टर्स आते हैं, फिर डायलॉग आता है, मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट आता है, और एक जो लास्ट पॉइंट है वो चीज क्या है? वो चीज आपका इन सबको
देखने के वाला कोई होना चाहिए। अगर मैंने किताब लिखी तो किताब किसी न किसी के लिए लिखी गई, जिसके लिए लिखी गई वो हमारे रीडर हैं, वो हमारे एक तरह से कहा जाए कि वन हु रीड्स, या जिसको, तो जो चीज भी आप काम कर रहे हैं किसी न किसी दर्शक को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, किसी न किसी, चाहे वह रीडर के रूप में हो, चाहे वह लिसनर के रूप में हो, चाहे वह स्पेक्टेटर के रूप में हो। तो जो चीजें आप परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को देखने वाला भी कोई होगा, जो देखने वाला होता है वो आपका स्पेक्टेटर्स कहा जाता है। लेकिन ये जो स्पेक्टेटर्स होता है, ये आप समझने की कोशिश करिए कि वह जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो स्टेज का हिस्सा नहीं, स्टेज से बाहर है, लेकिन बगैर उसके स्टेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। आप परफॉर्म करते रहिए, इफ देयर इज नो स्पेक्टेटर, तब उसका कोई नहीं। मैं लगातार लेक्चर देता रहूं, अगर आप हमें नहीं ज्वाइन करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मकसद नहीं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि स्पेक्टेटर्स वे बहुत इंपॉर्टेंट है, वे बहुत मायने रखते हैं। और स्पेक्टेटर्स दे आर लाइक व्हाट, दे आर लाइक द एग्जामिनर, वे एक तरह से एग्जामिनर जैसे होते हैं। दे असेस, दे इवेल्युएट, दे जज, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट, ये चीजों को जो है सर्च करने की कोशिश करते हैं कि रियली में कि क्या हुआ, क्या और चीजें होती। जैसे अगर कोई इवेंट चल रहा है तो वे उस इवेंट को ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इवेंट चल रहा है अब आगे क्या। जैसे अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी किस में होगी, स्पेक्टेटर्स में होगी, बिकॉज दे ट्राई टू नो कि अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह की चीजें। तो स्पेक्टेटर्स हर चीज से जुड़ा होगा, ड्रामा के जितने एलिमेंट्स उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ। So in this way, we ultimately came to know about what we ultimately came to know about the elements of drama, जिसमें मैंने आपको स्टेज बताया, कैरेक्टर बताया, कॉन्फ्लिक्ट बताया, और साथ ही साथ आपको डायलॉग बताया, और एक्शन का यूज किया गया, स्पेक्टेटर्स वगैरह, these are the elements। अब सवाल उठता है कि जो ड्रामा है, या जो ड्रामा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या यह ड्रामा अचानक आ गया? नो। ड्रामा की जब आप ओरिजिन की बात करेंगे तो यू फाइंड दैट कि ड्रामा ओरिजिनेटेड ग्रीक में, रोम में, स्पेशली ग्रीक में उसका ओरिजिन होता है। क्योंकि जब आप ग्रीक ड्रामेटिक्स की बात करते हैं, या क्लासिकल ट्रेजेडीज की, या क्लासिकल प्लेस की, या क्लासिकल कॉमेडीज की बात करते हैं, देन यू टॉक अबाउट व्हाट, देन यू टॉक अबाउट ग्रीक का जो है वहां पे वी गो विद दैट। Now, just I want to tell you कि when you go with these two, when you go with Greek tragedies, Greek comedies, तो वहाँ पे भी जो ड्रामा आया, वो एक पूरा एक्सपेरिमेंट था। दैट वाज आल्सो द एक्सपेरिमेंट। उसका कैसे रिलेशन पहले चर्च से था, चर्च के लोग कैसे, जो वहाँ के अपने वर्कर्स थे, या जो सर्वेंट थे, या जो those people who were doing their job in church, या in the campus of the church, they used means they have been used to perform the role of some god goddess, उन सब चीजों को लेके किया जाता है। बट वहां पे हमें नहीं बात करना है, सीधे हम इस पे आते हैं कि जब अगर ड्रामा आप वहां की बात करते हैं, तो वहां पे कॉमेडी भी है, वहां पे ट्रेजेडी भी है, वहां पे आपका सैटिरिकल कॉमेडी भी है, और वहां पे आपका अगर कहा जाए लो कॉमेडी, हाई कॉमेडी, ये इसका कॉन्सेप्ट आता है। ट्रेजेडी का तो वहां पे जो है मैचलेस है, ट्रेजेडी का कोई जवाब नहीं है। इवन ट्रेजेडी वहां की जो भी रही है, दैट वाज इमिटेटेड बाय विलियम शेक्सपियर टू सम एक्सटेंट, और उसको इमिटेट किया गया। तो जो रूट ऑफ ट्रेजेडी है जो उन्होंने दिया, दैट वाज मैचलेस, दैट वाज यूनिक, उसका कोई अपना जवाब। लेकिन इस ड्रामा पर आप देखेंगे कि जब बात होती है तो इसको लेकर के, इसके ऊपर जो थियरी सबसे पहले, द मैन द क्रिटिक हु गेव हिज व्यूज, द क्रिटिक हु ट्राई टू ultimately to tell the basic characteristics of plays, especially tragedy, that was Aristotle। अरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ट्रेजेडी को लेकर के बात किया है कि ट्रेजेडी क्या है, ड्रामा क्या है। तो ड्रामा को जो हम लोगों ने बात किया उससे अलग हट के कुछ नहीं, लेकिन जो वो ट्रेजेडी की, व्हेन ही टॉक्स अबाउट ट्रेजेडी, देन यू विल कम टू नो। उन्होंने बताया सबसे पहले कि अगर ट्रेजेडी है तो उसमें ट्रेजिक एक्शन होगा, और ट्रेजिक एक्शन का मतलब कि दिस एक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो, देयर शुड बी नो मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एक्शन विद ट्रेजिक एक्शन। एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अरिस्टोटल ने ये जरूर उन्होंने कहा है, थ्री यूनिटीज का कॉन्सेप्ट, थ्री यूनिटीज, टाइम, प्लेस और एक्शन।
बट दिस टाइम प्लेस एंड एक्शन, रिमेंबर दैट ये जो थ्री यूनिटीज है, ये जो टाइम प्लेस और एक्शन है, इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आप एक्शन की बात कर रहे हैं तो वह एक्शन जो एलिमेंट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। इफ यू आर राइटिंग ट्रेजेडी, इन ट्रेजेडी देयर शुड बी ओनली ट्रेजिक एक्शन, नो मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एक्शन। इट वाज सेड बाय हु? इट वाज सेड बाय अरिस्टोटल। मेरा ये नो सब लोग मेरी बात को कवर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वन साइडेड लेक्चर हो रहा हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं, शिवा, शिवांगी एंड अदर, जिसका नाम मैं नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ, दे कैन जस्ट टेल मी। हाँ, ओके ओके, प्लॉट को लेके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, प्लॉट को लेके बात करेंगे जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, शिवांगी जी का आई गॉट रिस्पॉन्स एंड अदर शिवा, शिवा, no, I'm getting the response of Shivangi, not Shiva. Manoj ji, Manoj ji, you have joined this session. Let me know, have you any problem? Manoj Shukla, where your name is written, there is a symbol of mic and you can respond me. Okay, then I was telling you कि when you talk about especially Aristotle's concept of tragedy, Aristotle का जो concept of comedy है, I was telling you कि in tragedy there is what, there is a tragic action, and if you are writing tragedy there should be no mingling of comic action। एक चीज, दूसरा चीज उन्होंने बताया कि ये जो ट्रेजिक एक्शन होना चाहिए या किसी में होना चाहिए, पोएटिक लैंग्वेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट पोएटिक लैंग्वेज, देयर इज नो नीड टू यूज another language। Means tragic action only can be, it can be performed या it can be expressed beautifully by using tragic action। ये बात उन्होंने बताई। तो when you go with these points, the tragic action, poetic language, then he also gives the concept of tragic hero। और उस ट्रेजिक हीरो में उन्होंने कहा कि ट्रेजिक हीरो वह हीरो होगा हु इज नाइदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड। ऐसा हीरो जो ना तो एब्सोल्युटली गुड है ना ही एब्सोल्युटली बैड। और मैं फिर से बता दूं, ये जितना कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ किताब में अरिस्टोटल एक अदर एक सेपरेट राइटर के रूप में रखे गए, क्योंकि अरिस्टोटल एज अ क्रिटिक जीआईसी में है और वहां पे अरिस्टोटल बुक में मेंशन है मेरे लिए। इफ यू गो टू दे, अगर अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सारा पॉइंट अगर आप अरिस्टोटल को वहां पे ओपन करके पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिस्टोटल्स व्यूज या अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी, जो भी उन्होंने बात की। So after concluding my lecture, if you want to take rest, you can go with 10 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour, whatever time you want to take. But today you have to go with that writer। आपको आज ही उस critic को, उस writer को cover करना। So I was telling you about what I was telling you about tragedy, जिसमें tragic action, no mingling of comic action, and this tragic action और जो भी stories है, जो events है, जो plot है, that should be expressed in a beautiful manner। How that should be expressed in a beautiful manner by using a poetic language। उन्होंने कहा poetic language का use होना चाहिए। फिर उन्होंने ट्रेजिक हीरो की बात कही, एंड ट्रेजिक हीरो मीन्स ट्रेजिक हीरो को लेकर उन्होंने कहा कि जो हीरो है दैट नीदर शुड इट शुड नॉट बी एब्सोल्युटली गुड नॉर बैड। वह बहुत अच्छा भी ना हो, बहुत बुरा भी ना। अगर बहुत अच्छा होगा तब वह एंजिल बन जाएगा, और अगर बहुत बुरा होगा तो स्केलेटन बन जाएगा, फिर वह इंसान नहीं रहेगा। और जो इंसान है वो क्या है? इंसान का मतलब कि मिंगलिंग ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट। उन्होंने कहा कि जो इंसान है वह मिंगलिंग ऑफ गुड और बैड एलिमेंट्स है, वह दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है, वह होना चाहिए, ना कि वो जो है बिल्कुल वो। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रेजिक हीरो हो या जो जिसके बारे में मेन एंड वुमेन अबाउट whom we are talking, the protagonist, protagonist means central character, the central character which we take, that central character should neither absolutely good nor absolutely bad, but the mingling of good and bad एलिमेंट। तो लगे कि वो इंसान, हम इंसान के बारे में बात करें, ऐसा ना हो कि सुपर नेचुरल हो,
एंजिल हो, गॉड हो या सेटन हो, नो नॉट एट। उन्होंने कहा कि इंसान की कहानी इंसानों के बारे में बताइए कि इंसान ही हमारा अपना प्रोटेगोनिस्ट। वो हो सकता है कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करे, बड़े घराने से हो, दैट इज अनदर थिंग, बट एक्सेप्ट इट यू विल कम टू नो कि एक्सेप्ट दीज थिंग, ट्रेजिक एक्शन, ट्रेजिक हीरो के बाद उन्होंने एक चीज ये भी बताया। उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है, वह एलिमेंट क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि डेस्टिनी इज कैरेक्टर। डेस्टिनी इज कैरेक्टर। उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर है उसका जो 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 हाउ मच ही इज फॉर्चुनेट, हाउ मच ही इज लकी, वो लकी है या नहीं। उन्होंने कहा कि आप कितना भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आपका भाग्य बुरा है तो आपके साथ बुरा होकर के रहेगा। और यही बुरा होना ही हमारे अंदर किसको जन्म देता है, कैथार्सिस को जन्म देता है। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस सम वर्ड्स हियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बात की है हैमार्सिया। हैमार्सिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, वीक पॉइंट विच बिकम द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अ कैरेक्टर। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो वीक पॉइंट होता है वह हीरो के डाउनफॉल का कारण बनता है। लेकिन जो ग्रीक ट्रेजेडी है उसमें अरिस्टोटल ये बताते हैं कि आपका वीक पॉइंट नहीं बल्कि आपका लक। इफ यू हैव बैड लक, सर्टेनली एंड श्योरली कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं दैट डजंट मैटर, बट दैट इज इनइविटेबल, योर डाउनफॉल इज इनइविटेबल। वह जो इनइविटेबल है दैट्स नॉट अनएवॉइडेबल, that's unavoidable, that's not avoidable. So he says that कि your luck, your fortune, that is very important, वो चीजें होती हैं। तो उसमें वो चीज हमें ध्यान में रखना है कि उनकी नजर में क्या है, डेस्टिनी इज कैरेक्टर, ना कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कैरेक्टर इज डेस्टिनी इज द पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो एक चीज उन्होंने इसको लेकर के। दूसरा चीज, जब आप जो है अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की बात करते हो तो एक वर्ड आया हैमार्सिया, मैंने डिस्कस किया कि वीक पॉइंट। तो शेक्सपियर के प्ले को अगर आप उठाएंगे तो इन शेक्सपियर प्ले स्पेशली मैकबेथ, उनका वीक पॉइंट क्या है, इविल एम्बिशन। और वही इविल एम्बिशन ही उनके पतन का कारण। यहाँ पर दो चीजें अप्लाई होती है। यहाँ पे एक चीज अप्लाई होगा, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आपका भाग्य होगा। अगर आपका चरित्र बुरा, आप बुरा काम कर रहे हैं, तो सर्टेन है कि आपका भाग्य भी क्या होगा, बुरा होगा। ये शेक्सपियर का विश्वास था। लेकिन अरिस्टोटल का ये, या ग्रीक जो ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे उनका ये कहना था कि नहीं, जो आपका भाग्य है वह ऑलमाइटी गॉड के हाथ में है। उन्होंने जो कुछ भी लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। वेदर यू आर डूइंग द गुड थिंग और बैड थिंग, दैट डजंट मैटर। स्पेशली you can understand this particular element taking one play of Sophocles, that is Antigone। एक एंटीगॉन प्ले है सोफोक्लिस का, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि कैसे यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि डेस्टिनी इज कैरेक्टर, हमारा चरित्र ही हमारा हमारा भाग्य ही हमारा चरित्र। और कैसे उसमें किया गया, कैसे उसका प्रोटेगोनिस्ट जो एक फीमेल कैरेक्टर वह बहुत अच्छा काम करती है बट शी इज अनलकी, और कैसे डेथ उसका होता है फिर, और जो राजा है, जो उसका बेटा है, जो राजा की वाइफ है, वे सब कैसे मारे जाते हैं। तो एक हिस्सा हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज कैरेक्टर्स, या व्हेन यू टॉक अबाउट आपका ग्रीक ट्रेजेडी का और एलिमेंट को लेके बात करेंगे, तो उन्होंने हैमार्सिया के अलावा थ्री यूनिटीज की बात की, जो मैंने पहले कहा कि टाइम, प्लेस और एक्शन। इसके अलावा उन्होंने कोरस का यूज बताया। तो कोरस जो होता था, पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोरस अ ग्रुप ऑफ सिंगर, ये ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे who sang in church to admire God and God। जो कोरस होते थे ये ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे जो चर्च में अपनी सर्विस देते थे, स्पेशली टू एडमायर गॉड एंड गॉड, गॉड और गॉडेस की प्रशंसा करते थे या उस तरह के गीत गाते थे, कोरल सॉन्ग गाते थे। ग्रुप में इकट्ठे होकर 8 या 10 लोग जब कोई सॉन्ग गाते थे तो उसी को क्या कहते थे, कोरस। बट व्हाट इज द यूज ऑफ कोरस इन ड्रामा, यू विल कम टू नो। जो कोरस है जो ड्रामा में यूज किया जाता है, उसके पीछे एक मकसद होता था कि कोरस वाज वर्किंग, हाउ कोरस हैज बीन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ द प्ले एंड आल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्ले। कोरस जो है एक तरह से इसलिए वहां पे यूज किया जाता था, वह दर्शक को बताता था यह जो प्ले है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और यह जो प्ले है इसका, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनका अपना रोल क्या है। फिर से मैं बता दूं, कोरस वर्क एज अ ब्रिज। कोरस एक ब्रिज का काम करता था, जोड़ने का। मतलब किसको जोड़ने का काम करता था, दर्शक, स्पेक्टेटर एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग देयर रोल, और किसके सामने प्ले करने, स्पेक्टेटर्स के सामने, दोनों को ब्रिजिंग कर।
दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? कोरस। कोरस जो है हम ये कह सकते हैं आज के जो मॉडर्न टाइम में जो एंकर, आज के मॉडर्न टाइम के एंकर वे कहीं ना कहीं किसके साथ है, वे जो जस्ट लाइक देयर जस्ट लाइक कोरस, वे कोरस। So keeping these things in mind, always you have to go, you have to remember the technically what the words you find when you talk about tragedy, Greek tragedy, what the points you have to remember. तो ग्रीक ट्रेजेडी में जब भी बात की जाएगी आपको थ्री यूनिटी, टाइम, प्लेस और एक्शन। प्लेस का मतलब पूरा ड्रामा एक ही जगह घटित होना है, सीन बार बार नहीं बदलना है। एक्शन का मतलब एक ही एक्शन होना चाहिए, ट्रेजी अगर ट्रेजिडी लिख रहे हैं तो केवल ट्रेजिक एक्शन होना चाहिए। और जो आपका टाइम का मतलब है कि कोई भी प्ले 24 आवर्स से ज्यादा का समय नहीं खराब करना चाहिए, मतलब जो 24 घंटे का जो समय इलाज किया गया उसी में ही पूरी स्टोरी कंप्लीट होता है। तो टाइम की बात, प्लेस की बात, एक्शन की बात, उसके अलावा मैंने आपको क्या क्या और चीजें बताई कि ट्रेजिक हीरो को लेकर के नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड। फिर बताया गया कि डेस्टिनी इज कैरेक्टर, your fate is, yeah, your destiny is in the hand of Almighty God. Whatever has been written by the golden pen of Almighty God, it can't be changed at all. It's unavoidable and it's inevitable. इसको कोई टाल नहीं सकता। ये चीज उन्होंने दिखाने की कोशिश की। बाकी हैमार्सिया वर्ड आता है, हैमार्सिया मैंने आपको बताया था कि यह एक तरह का वीक पॉइंट होता है जिसकी वजह से किसी भी प्रोटेगनिस्ट या कैरेक्टर का पतन दिखा देता है। दैट इज हैमार्सिया मींस ट्रेजिक फ्लॉ और द वीक पॉइंट इन द कैरेक्टर, the weak point of a character. You find this. And second point, second point you will come to know कि when you talk about these two things, कि tragic action एंड ट्रेजिक एक्शन के साथ साथ यू कम टू नो कि और जो भी मैंने आपको बताया था कि जिन सब चीजें पोएटिक लैंग्वेज को लेकर के, स्पेशली पोएटिक लैंग्वेज को लेकर के बात किया गया है कि जो ट्रेजिक एक्शन होगा वह ब्यूटीफुली अगर प्रेजेंट किया जा सकता है तो वह ट्रेजिक एक्शन। और एक्शन तो मतलब परफॉर्मेंस, क्योंकि उसको नरेट नहीं करते। इन ड्रामा द स्टोरी इज नॉट नरेटेड, इन ड्रामा द स्टोरी इज नॉट टोल्ड, द इवेंट्स आर नॉट टोल्ड बट द इवेंट्स आर परफॉर्म। मैडम जो बात कर रही थी मुझे लगता है कि परहैप्स आरती मैडम का था या किसी ने मुझे कहा था प्लॉट को लेकर। तो यहाँ पे प्लॉट को लेकर बात करना जरूरी है कि जो प्लॉट है, प्लॉट के लिए अगर आप देखेंगे जो वर्ड यूज किया जाता है खास करके ग्रीक में, ग्रीक में जो वर्ड प्लॉट के लिए यूज किया गया वो माइथॉस है, MYTHOS। माइथॉस मीन जो मिथ से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइथॉस वर्ड यूज किया गया एंड इट रिफर्स टू प्लॉट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट माइथॉस का प्लॉट, तो प्लॉट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी घटना को, किसी स्टोरी को सिस्टमेटिक ढंग से, द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, किसी भी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करना, द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, किसी भी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करना, यह चीज क्या कहा जाता है? यह चीज प्लॉट की कैटेगरी में आता है। द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट या systematic organization of events, and a plot has a beginning, middle और end. A good plot has a beginning, middle और end. ये किसने कहा? अरिस्टोटल ने कहा। अरिस्टोटल ने ही ये बात कही है कि plot has what? Plot has the soul of tragedy. Again, I would like to tell you three or four points. The plot is the soul of tragedy. उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जो प्लॉट है, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। And plot is what? This plot means it has beginning, middle and end. A good plot has a beginning, middle and end. And what is plot? Plot means systematic organization of events. शुरू में ये बताया जाना है, बीच में ये बताया जाना है, ये बताया। मनोज जी, इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस प्लीज म्यूट। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड। व्हेन आई वांट माय नो आई डोंट। No, not mine, not mine, not mine. Just I want to know कि is it the problem from for everyone?
मनोज जी, जो मेरा माइक है वो ऑफ नहीं है, इसलिए कि अगर ऑफ होता तो उसका सिंबल मेरे पास होता कि वो ग्रीन में ही शो करता। नो, नॉट एट ऑल। नाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस और नॉट? बट या सम अदर, आई थिंक रिंकू जी थे क्या? ओके ओके। एक्चुअली मैडम आपने जो है मनोज जी के नाम से वो किया ना, आई वाज थिंकिंग परहैप्स एन ईमेल। ओके ओके। So now let me complete. First, let me complete. I think the Rinkuji or any other person who was complaining, there was a networking issue from his side. तो आई वॉज जस्ट सेइंग कि पूरा जब आप एक स्टोरी उसको एक लिंक करेंगे, प्लॉट को लेकर उन्होंने बात किया, इसको लेके बात किया, हेमांसिया मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रेजिक ला आर द वीक पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर। फिर एक और पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया, एक पॉइंट और मैंने आपको बताया है। वो चीज क्या है कि पीटी एंड फियर, एक वर्ड आता है कि जब जब भी हेमार्सिया होगा, किसी का डाउनफॉल होगा, तो बीइंग ह्यूमन वी आर सीइंग द होल इवेंट कि पहले इस आदमी का कितना फॉर्चुनेट था, इसका सब कुछ फैमिली थी, सब कुछ था, बट ये तो अच्छा काम कर रहा था, हाउ अनलकी ही इज, एंड नाउ वी फाइंड द डाउनफॉल ऑफ दिस कैरेक्टर। सडनली व्हाट हैपेंड? तो इंसान होने के नाते हमें डर लगता है। डर एक एक बहुत बेसिक एलिमेंट है। कोई अगर ये कहते कि वो डरता नहीं है, तो डरता है। डरता है वो अपने परिवार को खोने के, अपनी जान को लेके खोने के लिए, और तमाम चीजों को हर आदमी डरता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई ऐसा नहीं, अगर वो कहते हैं नहीं डरता तो गलत है, हम सब डरते हैं। तो इसी डर की वजह से जब हम देखते हैं कि दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, देन वी थिंक कि कहीं ये हमारे साथ ऐसा ना हो। try to understand कि we think कि the same thing is going to happen with us also। तो उस डर की वजह से दो चीजें होती हैं। एक तो पिटी जनरेट है, पिटी का मतलब होता है दया। इंसान होने के नाते अगर कोई परेशान है तो श्योरली और सर्टेनली हमारे अंदर ईश्वर ने ऐसी जज्बात, भावनाएं या ऐसे नेचुरल चीजें हमारी बॉडी में दिए हुए हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अपने आप को वो चीजें खुद ब खुद जन्म लेती है। pity pity तब आएगा when you as a spectator you are seeing that there is a character and that character का सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन but ultimately some tragic something mishappened with that person family। तो एक इंसान होने के नाते आपको वहां पर क्या होगा कि वो चीजें। Now are you getting my voice? Actually, there was a call from the side of Aarti madam, and she was saying that they are not getting my voice, और शो कर रहा है कि मेरा माइक ऑफ है, but I'm getting your response. I don't know कि what is happening. And I don't think कि there is any networking issue from my side। यहाँ पे ऐसा ये networking issue आज तो नहीं है अभी इस एरिया में, बिकॉज सब कुछ कहीं पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, नो ग्लिच ऑफ नेटवर्क। या तो आई वाज टेलिंग यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि चीजों को आप कैसे समझ सकते हैं। उन चीजों को समझने के लिए जिन चीजों को मैंने आपसे शेयर किया, उनमें से एक चीज मैं बता रहा था, पिटी और फियर भी होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट पिटी एंड फियर, देन रिमेंबर दैट कि पिटी और फियर की हमारा नेचुरल एट्रीब्यूट है। व्हेन someone is under trouble, या there are some problems with anyone, surely or certainly things will arouse हमारे हार्ट में, या आप कह सकते हैं इन द डीप कोर ऑफ द हार्ट, डीप कोर ऑफ द हार्ट चीजें आएगी, उसके प्रति सिंपैथी जगेगी। तो पीटी का मतलब दया। दया हम कब दिखाते हैं? जब हमें ये समझ में आता है या अनडाउटली देयर आर सम प्रॉब्लम्स, तो हम उसको प्रति दया दिखाते हैं। और पीटी के अलावा एक चीज होता है फियर। फियर क्यों आता है? फियर इसलिए आता है कि हम ये सोचते हैं कि ये चीज कहीं हमारे साथ ना हो जाए, जो उसके साथ घटित हो रहा है ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के क्या होता है,
एक फियर आता है। तो पीटी एंड फियर, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर, ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी। तो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड? ओके ओके। तो पीटी एंड फियर ये दो चीजें। आफ्टर पीटी एंड फियर यू विल कम टू नो कि एक वर्ड है कैथारसिस। जब पिटी और फियर होता है, डर होता है, तो एक इंसान होने के नाते टीयर्स या एक रोने की, लेमेंटिंग की, क्राइम की स्थिति होती है। हमारी सिंपैथी भी, हमारी इम्पैथी भी, सब कुछ उस कैरेक्टर्स के साथ चलती रहती है। तो वो जो कैथारसिस है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे पूरा का पूरा तूफान जैसा होता है, जब पूरा गम, गम जो है, पूरा दुख हमारे मन मस्तिष्क को जकड़ लेता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर वी क्राई और वी लैमेंट, वो एक तूफान की स्थिति होती है। तो जब वो तूफान आता है, तो वह तूफान किस रूप में आता है? टीयर्स रोल फ्रॉम आवर आईज थ्रू चीक, एंड यू विल कम टू नो कि उसके बाद आदमी शांत होता है। तूफान के बाद, जब तूफान के जाने के बाद जो स्थिति होती है, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसकी तुलना की गई कि कैथारसिस मीन्स परगेशन, प्यूरिफिकेशन और इमोशनल वॉश। कि इंसान जो है जब वो प्रॉब्लम्स को देखता रहता है, तो वो उसके साथ इतना अटैच हो जाता है, वो सोचता है कि दिस थिंग्स कैन आल्सो अफर्ड विद मी, दिस इज व्हाई यू फाइंड दैट देयर इज अ फियर, एंड यू विल कम टू नो वो इमोशनली इतना अटैच उसके साथ हो जाता है कि वो रोने की स्थिति या उसके गम को अपना समझ लेता है। मैंने कई बार इसी क्लास में एग्जांपल दिया कि इफ यू सी मूवी बागमा, तू यहाँ मैं वहां, जिंदगी है कहाँ, जब वो सॉन्ग चलता है, तो हाउ अपीलिंग एंड हाउ हार्ट टचिंग, हाउ हार्ट रेंचिंग यू विल कम टू नो, कितना ज्यादा होता है। इवन यू नो, वी नो वेरी वेल कि हेमा मालिनी इज नॉट द वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में, और हेमा मालिनी इज द वाइफ ऑफ समवन अदर, दूसरे की वाइफ है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, हम उसका हिस्सा बनते हैं। फिर भी आप देखेंगे कि मेरे बगल में या आपके बगल में जो लोग मूवी देखते रहते हैं, दे स्टार्टेड टू स्टॉप, वे सिसकने लगते हैं। समटाइम्स ये सोचना पड़ता है ये क्यों रो रहा है, ये तो पागल है नहीं। लेकिन हम लोगों की भी स्थिति वही होती है, वो सारे लोगों की। तो ऐसी कंडीशन में कैरेक्टर्स के साथ हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस कैरेक्टर की जगह हम अपने आप को पाते हैं कि, और एंड वी फील दैट कि द थिंग, द प्रॉब्लम व्हिच इज हैपनिंग विद दिस कैरेक्टर, ये हमारे साथ भी घटित हो सकता है। दिस थिंग्स वी फाइंड इन आवर। सेकेंड थिंग, अगर आप कैथारसिस को लेके चलेंगे, हाइमार्सिया को लेके चलेंगे, या और अगर और चीजों की हम बात करें, तो यू विल कम टू नो पेरिपीटिया। पेरिपीटिया और उसके बाद वर्ड आपका आता है ह्यूब्रिस। तो जो जो ह्यूब्रिस है, वह कुछ नहीं बल्कि ह्यूब्रिस एक तरह का, आप कह सकते हैं कि ह्यूब्रिस इज व्हाट, डिसओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग। ह्यूब्रिस आपका डिसओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग। जब कोई आकाश, जब कोई एक तरह से भविष्यवाणी हो, या कोई एक चेतावनी जो है ईश्वर की तरफ से आए, और उस चेतावनी को अगर आप इग्नोर करते, then that is known, how then that is known as hubris, HUBRIS। hubris का मतलब डिसओबेइंग, उल्लंघन करना, आप डिवाइन वार्निंग, डिवाइन मतलब ईश्वरी जो जो एक संदेश आ रहा है, उसको अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो उसको ह्यूब्रिस कहा जाएगा। उसका, उसकी वजह से भी डाउनफॉल होता है। और ये सब चीजें कहाँ पे देखने को मिलती है? जो बहुत बड़े एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे यू कैन जस्ट टेक रावण को एक एंटागोनिस्ट के रूप में लिया जाए, कंस एंटागोनिस्ट होते हैं जिनमें केवल विलेनस नेचर रहा हो। तो जब आप ये देखते हैं कि एंटागोनिस्ट इस तरह से होते हैं, तो इवन जो है कंस के लिए भी आया था कि आप जो है जो जब वो वासुदेव जी और देवकी जी को कारागार में डाल रहे थे, तो इट वाज, देयर वाज अ प्रोफेसी दैट यू विल बी किल्ड बाय द एट्थ सन ऑफ दिस मींस वासुदेव जी एंड देवकी जी। तो कंस ने क्या किया था, उस चीज को जो है इग्नोर किया था, डिसोबे किया था। तो इस तरह का जो पतन होता है, जो चीजें होती है, वह किस रूप में देखने को मिलती है? वह जो आपका ह्यूब्रिस के रूप में देखने को। एंड देयर इज व्हाट, देयर इज द पेरिपीटिया। पेरिपीटिया का मतलब रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, आपका सब कुछ सीधे चल रहा है, सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, लेकिन अचानक चीजें क्या होती है, तुरंत का तुरंत सडन सडन जो चेंजेस आते हैं आपके फॉर्च्यून में, उस चीज को आप फटाक से देख सकते हैं, पेरिपीटिया। पेरिपीटिया है, एलाग्नोरिसिस है, दीज आर द वर्ड्स व्हिच वी फाइंड। वहां पे उन सब चीजों को कैसे दिखाया जाता है। सो रिमेंबर दैट कि इन टूडेज क्लास जितना भी चीजें डिस्कस की जा रही है, कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून,
दैट इज आल्सो पेरिक्विटिया, एनाग्नोरिसिस और पीटी एंड पियर, या आपका और प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट मीन सेंट्रल कैरेक्टर, कोई भी सेंट्रल कैरेक्टर, चाहे वह मेल होगा चाहे वह फीमेल होगा, जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी मूव कर रही है, इसको हम प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं। प्रोटेगोनिस्ट के ही अगेंस्ट में एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट वह होता है जो एक लीडिंग कैरेक्टर तो होगा, वो भी एक बड़ा कैरेक्टर होगा, लेकिन वह बुरा होगा, वह बुरा काम करता होगा। तो जो प्रोटेगोनिस्ट जो अच्छा कैरेक्टर है वह उससे लड़ेगा। जैसे अगर अगर मैं ये बात बताऊं कि अगर आप देखिए एक मूवी, अगर कोई ऐसी मूवी हो, त्रिदेव, अगर आपने देखा होगा त्रिदेव, उस त्रिदेव में मतलब तीन हीरो अगर एक साथ रखे गए हो, जैकी श्रॉफ भी थे, आई थिंक अनिल कपूर थे, और नसीरुद्दीन शाह वगैरह बहुत पहले आई थी। तो अगर आप उसमें देखेंगे तीन हीरो में, अब उन तीन हीरो में रोल सबको दिया गया, लेकिन उसमें से कोई एक प्रोटेगनिस्ट होगा जो लीड कर रहा होगा, तीनों इंपॉर्टेंट, उसमें से कोई एक प्रोटेगनिस्ट होगा। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि जो एक ऐसे विलेन की पार्टी में बहुत सारे विलेन होंगे, लेकिन उनका भी कोई लीड करने वाला होता है जो एंटागनिस्ट है। यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ शोले। शोले में आपको अमिताभ बच्चन भी मिलेंगे, आपको धर्मेंद्र भी मिलेंगे, आपको जो संजीव कपूर या क्या नाम है उनका, जिन्होंने ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है, वो भी रहे हैं। लेकिन ये तीनों हीरो में से अगर आप देखेंगे कि प्रोटेगनिस्ट कौन हो सकता है, तो मुझे लगता है प्रोटेगनिस्ट पर है धर्मेंद्र हो, क्योंकि पूरा जो चीजें होती हैं वायलेंस को या तमाम चीजों को कैसे वो लीड करता है। इवन ये भी कहा जा सकता है कि जो वहां पे संजीव कपूर या क्या नाम है उनका, वो भी वहां पे रहे, लेकिन वो वहां पे लीड करने का मतलब ऐसा नहीं कि लीडरशिप वहां पे करे। इन तीनों कैरेक्टर में सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस कौन सा लाइक किया गया है, तो यू विल कम टू नो कि धर्मेंद्र वर्सेस हेमा मालिनी, उन्हीं चीजों को ही वो चीजें आती है। अब अगर हम इन सब चीजों को देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि विलेन में भी आपका अमजद खान है ही नहीं है, गब्बर सिंह, लेकिन उनके साथ और भी लोग हैं, उनके साथ अपने कालिया और तमाम तमाम क्या क्या करते थे। लेकिन आप देखेंगे पूरा एंटागनिस्ट का जो नेचर है वो किसमें, एंटागनिस्ट का नेचर केवल और केवल गब्बर सिंह में। तो प्रोटेगनिस्ट मीन सेंट्रल कैरेक्टर, जो हीरो की तरफ जिसमें अच्छाई होगी। एंटागनिस्ट वह क्या हो सकता है, जो विलेन होगा, जो जो उस प्रोटेगनिस्ट से टकराएगा, जो उस प्रोटेगनिस्ट से टकराएगा। तो दीज थिंग्स वी फाइंड, प्रोटेगनिस्ट और एंटागनिस्ट। और मैंने आपको पेरिक्विटिया बताया, मैंने आपको एनाग्नोस्टिस बताया, मैंने आपको ट्रेजिक आपको बताया कि हेमार्सिया, ट्रेजिक फला, कैथारसिस, पिटी एंड फियर, कोरस, थ्री यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। ये सारी चीजें ग्रीक ट्रेजेडी को लेकर के बात होती है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब अगर आप और बात करेंगे तो प्लॉट को भी लेके मैंने बात किया, इसके अलावा इफ यू गो विद अदर थिंग्स, अदर पॉइंट्स, तो आपको एक दूसरी चीज भी देखने को मिलेगा। वो कौन सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि देर आर सम कैरेक्टर्स, देर आर सम पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अरिस्टोटल ने केवल ट्रेजेडी पर ही बात नहीं की, उन्होंने कॉमेडी पर भी बात की। और उन्होंने कहा कि जो कॉमेडी है वह जो है क्या कहते हैं कि उसमें रेडिकुलस एटमॉस्फेयर होता है, वो प्रोजाइक लैंग्वेज में। अगर ट्रेजेडी पोएटिक लैंग्वेज में है तो कॉमेडी प्रोजाइक लैंग्वेज में होती है। अगर ट्रेजेडी में ट्रेजिक एक्शन है तो कॉमेडी में कॉमिक एक्शन है। अगर ट्रेजेडी जो है क्या कहते हैं कि सीरियस एक्शन, या कह सकते हैं कि इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो कॉमेडी कॉमिक एक्शन। और कॉमिक एक्शन का मतलब कि जिसमें सटायर होगा, आयरनी होगा, रिडिकुलस एटमॉस्फेयर होगा, पेटी इश्यूज होगा, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, जो हम वहां पर पाते हैं। उसके अलावा इफ आई गो विद यू, तो उन्होंने कहा कि जो कॉमेडी है वह जो है सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। कॉमेडी इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। अरिस्टोटल ने सबसे पहले ट्रेजेडी को इंपॉर्टेंस दिया, उसके बाद उन्होंने एपिक को, क्योंकि ट्रेजेडी और एपिक में एक ही पर कि दोनों में सब कुछ होता है, लेकिन ट्रेजेडी में कहानी को परफॉर्म किया जाता है, ट्रेजेडी में एक्शन होता है, और एपिक में उस कहानी को सुनाई जाती है या बताई जाती है। इन एपिक द स्टोरी इज नैरेटेड, इन एपिक द स्टोरी इज टोल्ड। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा वहां पर। व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स, तो अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि अरिस्टोटल ने सबसे पहले लिटरेचर या लिटरेरी फॉर्म में या लिटरेचर में किसको इंपॉर्टेंस दिया, ट्रेजेडी को, फिर किसको इंपॉर्टेंस दिया, एपिक को, फिर किसको इंपॉर्टेंस दिया, कॉमेडी को। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, ट्रेजेडी, कॉमेडी, और आपका क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, ट्रेजेडी, एपिक और कॉमेडी। फिर अगर ड्रामा के जितने एलिमेंट्स हैं, उन ड्रामा के सारे एलिमेंट्स में अरिस्टोटल की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, तो प्लॉट है।
प्लॉट को उन्होंने क्या कहा, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रिक। अगर ये कभी आता है कि उन्होंने कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया, प्लॉट को दिया, डायलॉग को दिया, कॉन्फ्लिक्ट को दिया, किसको दिया, नो नॉट, प्लॉट को सबसे ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस और स्ट्रिक्टली। और थ्री यूनिटीज में उन्होंने क्या कहा कि कौन से एक्शन को फॉलो फॉलो करना चाहिए। जो थ्री यूनिटीज है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात कही है। और तो चीजों में थोड़ा बहुत छूट दिया जा सकता है, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करने का एडवाइस दिया। अदर पॉइंट विच आई लाइक टू शेयर विद यू, कि हम कुछ भी बात करें या कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब आप अरिस्टोटल को की पोइटिक्स उसकी थियरी को, जैसे मैंने बताया कि आज ही आपको समय निकाल करके उस किताब में अरिस्टोटल है, उन्हें आपको कवर कर लेना चाहिए। और इसके अलावा आपको ये भी कवर करना चाहिए कि जो मैंने एंग्लो सैक्सन पढ़ाया, जो मैंने द मिडिल एजेस पढ़ाया, जो मैंने एज ऑफ रिवाइवल पढ़ाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा हो, क्योंकि अब जो समय है ये मुझे आपके साथ एक तरह से आपसे एक इंटरेक्ट होना, आई हैव टू इंटरेक्ट विद यू। अगर मैं ये सोची कि व्हाइट बोर्ड शेयर करके लिखना शुरू करूंगा, तो इतने सारे मैटर है कि शायद मैं, हो सकता है कि आपकी क्लास को कंप्लीट ना करा सकूं। इसलिए आपके पास नाउ यू हैव बुक। जिन्होंने नहीं परचेज किया है, मैंने उनको लिंक कई बार शेयर किया व्हाट्सएप पर, कई बार, कि दैट बुक इज आल्सो अवेलेबल अमेजॉन पर है। इलाहाबाद जो एक बड़ा जगह है, वहां पे मैंने ज्यादा क्या भिजवा दिया था, तो आप किताब वहां से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे लेक्चर को और किताब को दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो आई डोंट थिंक कि चीजें आपको नहीं समझ में, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि टेस्ट सीरीज सबको ज्वाइन करना चाहिए। पता नहीं मॉर्निंग वाले सेशन में आज लोग क्यों नहीं थे, कुछ लोग नहीं थे, ओनली 23-24 पीपल हैव ज्वाइन मॉर्निंग सेशन में। मैं 2 दिन से टेस्ट सीरीज साल करवा रहा हूँ, तो मॉर्निंग सेशन में आज के दिन लोग नहीं थे। कल संडे था तो मुझे लगता है कल पार्टिसिपेशन ज्यादा था लोगों का, लेकिन आज उतना नहीं। अगर हमारे लेक्चर को, मेरी किताब को और मेरे टेस्ट सीरीज को, तीनों को कंबाइन करके आप अगर चलेंगे, तो इंशाल्लाह, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो आपका एक भी क्वेश्चन, मतलब मैं नहीं कहता कि 100 क्वेश्चन आपका ले जाएंगे, लेकिन मेरिट को में आने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है, यू विल बी एबल टू डू कहीं ना कहीं। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, उन सबसे भी अगर आप बात करेंगे, तो ये पैटर्न रहा। और इन सबके साथ सबसे बड़ी चीज है कि आपका ट्रस्ट, आपका पार्टिसिपेशन, आपका विश्वास, आपकी सहभागिता, आपका अपना रोल, हाउ मच यू आर कॉन्सर्न। ये चीज हमेशा हमें और आपको माइंड में रखना है कि मैं अगर एज अ टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से कभी कोई लापरवाही हो, तो यू कैन जस्ट रेज द क्वेश्चन कि आपने इसको लिया है, या आपने यहाँ पे लापरवाही की है। तो उसी तरह से मैं भी एज अ टीचर आई एक्सपेक्ट टू माय लवली एस्पिरेंट और लवली स्टूडेंट कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। ये आपकी नौकरी का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। ये जो है डिग्री या मार्कशीट आपके हाथ में मिलेगी, ये उससे रिलेटेड नहीं। जितना ज्यादा आप हाई स्कूल की एग्जामिनेशन के समय जितना कॉन्शियस थे, उससे और जैसे और पढ़ाई के प्रति अगर आप उस लेवल पे आ जाएंगे, तो कोई ऐसा चीज नहीं, क्योंकि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। इसके बाद कब वैकेंसी आएगी, कब क्या चीजें होंगी, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। 4-4 साल हो जाता, 2016 की वैकेंसी 20 में क्लियर हो रही है, 18 का एंटी ग्रेड एग्जामिनेशन हुआ था, अभी जाके हाल ही में क्लियर हुआ था 2020 में। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और ये होगा। आप यकीन मानिए कि मुझे लगता है जून में या जुलाई में हो जाए। तो टीजीटी के लिए आप माइंड मेकअप करके रखिए कि ये एग्जामिनेशन जल्दी होगा। और इसीलिए मैं आपसे बार बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार आपको मोटिवेट करता हूँ, बताता हूँ कि यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू किल योर टाइम, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, आई नो दैट यू आर नॉट डूइंग। फिर भी बताने से एक ऊर्जा मिलती, इंटरेक्ट होने से एक पॉजिटिव थॉट डेवलप होता है, आई हैव टू डू समथिंग। क्योंकि एक इंसान जो है दूसरे इंसान से ही इंटरेक्ट करेगा। मुझे लाइन को जाके नहीं पढ़ाना कि अरिस्टोटल ने थियरी ट्रेजिडी की दिया है, पेरिपिटिया वो है, वो मेरा ही पेरिपिटिया बना डालेगा, जो है मेरे साथ ही पिटिपियर हो जाएगा। लेकिन आपके साथ मुझे ये इंटरेक्शन है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताया है, खास करके मेरे पुराने जो बच्चे हैं, दे नो इट वेरी वेल कि क्या सीक्वेंस है, उनको सारी चीजें पता है। अब अगर कोई ये सोच रहा होगा कि मुझे नोट्स मिलेगा, मैं नोट्स भेजने के लिए मैं भेज दूंगा, वही किताब का नोट्स मैं आपके पास भेज दूंगा। तो उससे अगर मैं आपको पीडीएफ हर टॉपिक का भेज ही दूंगा, तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तब तो।
एक्स्ट्रा आपको कहाँ पे मिले, वो क्लासरूम में मिलेगा ना, जो मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा ओनली इन क्लासरूम। तो आपको ये मानते चलना है कि मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, आपको मैं चैप्टर वाइज बताते चल रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती तो मैं आपको पेज नंबर बता सकता हूँ, इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक आपका ये होमवर्क है, इसे आप कर लीजिएगा। फिर मैं बता दूं कि आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो, वो ये है कि आपको आज जाते ही सबसे पहला काम अरिस्टोटल का जो क्रिटिसिज्म दिया गया है, जो जीआईसी लेक्चरशिप वाले आथर में, तो उसमें दिया गया है कि आथर फॉर पीजीटी एंड जीआईसी लेक्चरशिप, उसमें अरिस्टोटल सबसे पहले होंगे, आपको अरिस्टोटल कवर करना है। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मल, एज ऑफ चौसर, डार्क मिडिल एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस में भी मिलेगा, वहां पर भी पढ़ना है। और एक चैप्टर पूरा दिया गया है ब्रीफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वहां पर भी दिया है, वहां पर जाकर के आपको पढ़ लेना है। अगर आपको समझ में आता है, उससे क्वेश्चंस निकाल पाते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक बना दीजिए। लेकिन जितना मैं बात बता रहा हूँ, यही सारी चीजें वहां पर, यही ऐसी लाइन में आपको पूरा का पूरा मिले उस पे, बस आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ऑलवेज आई एम रेडी टू हेल्प यू। जब भी आपको मेरी जरूरत है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि जब इंटरेक्शन होता है तो आई लर्न समथिंग टू यू, यू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, जो कुछ भी है ये तो एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमें एक पॉलिसी बनानी है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी भी बातें की है ड्रामा को लेकर के, उसमें ग्रीक ट्रेजेडी, जिसको शेक्सपियन ट्रेजेडी कहा जा, सॉरी आप कह सकते हैं कि अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, प्लॉट को लेकर के है, उतना मैंने बात किया है। इवन मैंने शेक्सपियर से शुरू किया था, लेकिन अगर डायरेक्ट शेक्सपियर पे आ जाते तो वो चीजें थोड़ा सा awkward लगता बाद में। कल की क्लास में हम लोग जो है शेक्सपियन ट्रेजेडी पर बात करेंगे, शेक्सपियन कॉमेडी पर बात करेंगे, और ओरिजिन ऑफ ड्रामा, ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड पे बात करेंगे। तो अगर आपके पास समय होगा, जब आप एज ऑफ रिवाइवल पढ़ेंगे, जब आप एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे, तो आपको उसमें एक चैप्टर मिलेगा ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, यू विल कम टू। So you have to go with Aristotle, you have to go with origin of drama. Origin of drama में क्या क्या पढ़ना वो भी मैं बता देता हूँ। मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहली ट्रेजेडी गार्बर्डर, पहली कॉमेडी राल्फ राइटर, उसके अलावा यूनिवर्सिटी वीट्स के जो राइटर, ज्यादातर उसमें ड्रामेटिस्ट थे, खासकर क्रिस्टोफर मार्लोको। तो यूनिवर्सिटी जब आप बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ ड्रामा वहां तक जाता है। जब आप इतना कवर करेंगे, तब आप किसके बारे में बात कर पाएंगे, शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। फिर शेक्सपियर में किसकी बात होगी, शेक्सपियन ट्रेजेडी और शेक्सपियन कॉमेडी। अब नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can just tell me, गुड इवनिंग जी। या एक्चुअली, या इवन यू सेड मी यस्टरडे, मुझे याद है कल भी आपने कहा था, लेकिन एनी एनी हाउ अभी मैं तुरंत उसको आपको भेजता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पैड में होगा, नहीं होगा तो मैं और कानपुर में जो मेरा वर्कर है मैं उससे कहता हूँ। ओके ओके, दैट डजंट मैटर, बट उसका वीडियो मैं जो है क्या करूंगा कि मैं शेयर कर दूंगा। और आज किसी ने पूरी फाइल दोबारा से भेजी हुई है 10 पेजेस की, जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज जो ग्रुप में भेजा गया है। तो जो टेस्ट सीरीज भेजा गया उससे रिलेटेड 2 वीडियोस है, वो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, मैं अपलोड कर दूँ, तो आप वहां से उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिंकू जी पहले आप म्यूट कर लिए, मैडम ये सही, रिंकू जी प्लीज म्यूट। जी, जी मैडम क्या कह रहे हैं। मैडम आप फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात। हाँ, फर्स्ट की मैडम, जो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक्सप्लेनेटरी आंसर है, इस एक्सप्लेनेटरी आंसर को जो मेरे यहाँ का टाइपिस्ट है उसको दिया गया है, लेकिन करीब उसके यहाँ शादी थी,
उसकी फैमिली में लड़की की शादी थी, किसी उसके बहन बहन की, जिसकी वजह से एक हफ्ते से बहुत बिजी है। एंड इवन ही इज नॉट पिकिंग अप माई फोन। उसके पास कि सर आई फील रिग्रेट बिकॉज बहुत कुछ उसको अरेंज करना था, दिस इज व्हाई ही कुड नॉट पिकअप। वो चीज उसको पिकअप नहीं कर सका है। और अगर जो है एज आई गेट टाइम तो मैं आपको बताऊंगा सर। लाइव नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जी। रमेश कुमार जी शाहजहांपुर। नहीं रमेश जी, वो तो भेजी जा चुकी है आपके एड्रेस पे। यू विल गेट इट सून, क्योंकि अभी अभी आप अभी आपको 2 या 3 दिन ही हुए गया हुआ है, और उसमें एक दिन संडे पड़ा। जी। तो रिसीट मैंने आपको नहीं भेजा था। रमेश जी, आप वही ना जो जॉब में है ना। जी रमेश जी, मैं कह रहा हूँ कि नाउ यू आर इन गवर्नमेंट जॉब ना, आप वही, चूंकि रमेश दो से है तो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की से वही करता, आप उसी वही है ना शाहजहांपुर से। अच्छा ठीक है, ठीक आज ही मैं उतर। तो एक रमेश जी, एक रमेश जी, एक डांसिंग जी का जी। और किसी की कोई क्वेरी या कुछ कहना? ठीक है मैं बताता हूँ। और किसी को कुछ कहना? जी कृष्णा जी। कर दिए उसी दिन कर दिया आपका भी, प्रतिमा मैडम, दो दो लोगों का आया था वापस बनारस से जो है, प्रतिमा जी का और आपका, दोनों लोगों का कर दिए। और स्लिप भी मैंने आपको भेज दिया है। स्लिप नहीं है इसका मतलब कहीं दूसरी जगह तो नहीं भेजी, खैर ठीक आ जाएगी। या हो सकता है दूसरे कृष्णा के पास। जी अखिलेश जी। नहीं एक्चुअली में 9 के बाद कैसे हो सकता है, 9 के बाद हम सारे लोगों को कॉलेज ज्वाइन करना है, कॉलेज मुझे भी जाना रहेगा। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि कल तक तो ये क्लास शाम वाली चल जाएगी, लेकिन परसों से जो शाम की क्लास है उसका टाइमिंग या तो 4 बजे से होगा या 4:30 से होगा, क्योंकि परसों से रमजान शुरू हो जाएगा। और रमजान शुरू होने का मतलब कि हम लोग 5 बजे किसी किसी भी तरह से उसको ओवर करना रहेगा, 5 सवा 5 बजे तक। तो आई होप कि हम जो क्लास आपका लेंगे वो 4 बजे से करें, शाम शाम वाली जो क्लास चल रही है। सुबह के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए बहुत परेशान न हुई, क्योंकि इसमें मैंने केवल टेस्ट सीरीज ही कराया है। और इस टेस्ट सीरीज को कराने के बाद मैं सारी टेस्ट सीरीज शाम वाले बैच में ही कराऊंगा, क्योंकि फिर वो वाला बैच से मुझे भी फुर्सत मिल जाएगी, थोड़ा सा एक राइटर रह गया है, 1-2 दिन की वो क्लास है। उसको मैं करने के बाद सारा चीज मैं इस ये टेस्ट सीरीज सुबह में होने दीजिए, फिर सारी टेस्ट सीरीज सारा चीज आपका शाम वाले में ही कर देंगे, चाहे इसका टाइम बढ़ाना पड़ता है। वो मैं भेज दूंगा उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, बट एक जो टाइपिस्ट है उसको थोड़ा सा फुर्सत चाहिए, वो मैं भेज दूंगा। जी जी जी। आई थिंक नाउ वी हैव टू कंक्लूड। एक मैडम थी, मैं उनके बारे में मनोज शुक्ला जी के नाम से एक मैडम ने ज्वाइन किया था, अगर वो हो तो मुझे रिस्पॉन्ड कर सकती है। शी हैज लेफ्ट। नाउ नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन। ओके।